Jai Hind to all the amazing learners. Welcome to the online classes of Shri Ram Public School. So dear student, I am teaching you history, which is a part of social science and very important for your class 10 board examination. So I am your Soumya ma'am, a teacher at SRPS, covering up your NCERT book of India and the contemporary world second. So as you know, we were on chapter number 1, the rise of nationalism in Europe. So our today's topic is the subpoint of the age of revolution 1830 to 1848. As we have already studied in our last class the introductory part as well as how this revolution affected the lives of the liberals as well as the conservatives in the France as well as Europe. So in the same context, today we will study our next topic, that is the hunger, hardship and popular revolt as well as 1848, the revolution of the liberals. Let's have the kind of suffering the people were forced to bear. Let's have a look on it. So dear student, there was a lot of suffering for the people in France as well as in Europe. Now let's come to our NCERT explanation. So the important points of today's discussion will be very much clear to you after this video. So as you can see dear students, that the uprising is never fruitful for any of the country. डियर स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू दैट कि कभी भी किसी भी कंट्री में जब प्रोटेस्ट वगैरह होता है तो उसका रिजल्ट ऑब्वियस ही बात है अच्छा नहीं आता है. तो जब फ्रांस और यूरोप में ऐसे ही कंडीशन बने हुए थे तो 1830s के बाद से लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप सफ़र कर रहे थे. मतलब लोगों की जॉब जा रही थी, उनको काम नहीं मिल रहा था, उनके पास कोई इनकम नहीं था. और इसी के साथ ही साथ जो वर्कर्स हुआ करते थे वो काम की तलाश में छोटे छोटे गांव से बड़े बड़े शहरों को माइग्रेट करते थे. सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर इज़ दैट फ्रॉम द ईयर 1830s देयर वाज अ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप. सो द सेकेंड पॉइंट इज़ दैट the population of the Europe was at an enormous increase. population जो यूरोप की थी वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी. थर्ड पॉइंट, वहाँ पे जो है लोगों के पास जॉब नहीं मिल रहे थे, लोग बहुत ही ज़्यादा थे और जितना कि एम्प्लॉयमेंट नहीं था. फिर जो वर्कर्स होते थे वो रूरल एरिया से कहाँ माइग्रेट करते थे, वो माइग्रेट करते थे टाउन में. और वहाँ पे कहाँ पे रहते थे, ओवर क्राउडेड स्लम्स में रहते थे. तो यही वो दौर था डियर स्टूडेंट्स जब मशीन मेड्स गुड भी धीरे धीरे इंक्रीज़ होना शुरू हुए थे. तो गांव वगैरह में पहले जो काम हाथों से किया जाता था, जिसके लिए बहुत सारे आर्टिशियन और पीसेंट्स इन्वॉल्व किए जाते थे, अब वो काम छोटी मोटी मशीनें कर देती थी. तो इससे जो है गांव के और लोगों की बेघर होने लगे, उनका काम उनके हाथों से जाने लगा. और ये मशीन मेड गुड कहाँ से आता था, ये मशीन मेड गुड आता था इंग्लैंड से. फ्रॉम वेयर, फ्रॉम इंग्लैंड. So this because of all the situation there was a great hunger, hardship in Europe and obviously that led to more popular revolt. इसके वजह से और ज़्यादा जो है फ्रांस में रिवॉल्ट होने लगा. सो इस समय जो है एरिस्टोक्रेसी भी वो अपने पावर को एंजॉय कर रही थी और हमेशा की तरह जैसे कि वो किया करती है, वो पीसेंट वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी. और जो बेचारे किसान होते थे वो फ्यूडल ड्यूज और ऑब्लिगेशन से बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया करते थे. कंट्री में वाइड पॉपुलिज्म था. पॉपुलिज्म मीन्स अ कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी. लोग हद से ज़्यादा गरीब थे, उनके देखने वाला कोई नहीं था, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी. द ईयर 1848 वॉज वन सच ईयर. तो अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया है हिस्ट्री में. हम जैसे कि पता है कि हम अपने चैप्टर्स को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करके एक एग्जांपल को डिस्कस करके पढ़ते हैं, तो सेम वे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि पेरिस में जो है फूड शॉर्टेज की वजह से और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बढ़ने की वजह से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा कि फाइनली लोगों ने एकदम रिवॉल्ट छेड़ दिया. और इसकी वजह से क्या हुआ था, लुइस फिलिप जो हेड था अब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का, न्यू गवर्नमेंट का फ्रांस में, उसको भी भागना पड़ा. उसे लगा कि जान है तो जहान है, इसलिए वो वहाँ से भाग गया. सो इसके साथ ही साथ एक और एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे, वो जो था वो पीपल ऑफ सिल्सिया विलेज के बारे में.
So in the year 1845, some people were there in the विलेज ऑफ सिलसिया. कुछ वीवर्स की कम्युनिटी थी सिलसिया विलेज में. तो एक जर्नलिस्ट विलियम वॉल्फ उस घटना को कैसे बताते हैं कि उन सिलसिया विलेज के लोगों के साथ क्या घटना हुई थी. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट बिकॉज लाइक दिस द पैराग्राफ कैन बी गिवन इन योर एग्जाम एंड द रिलेटेड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू ऑल. सो सिलसिया विलेज के लोगों के साथ क्या हुआ था, वहाँ पे कुछ 18,000 जो है वीवर्स थे वो काम किया करते थे. तो उनको जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे, लैंडलॉर्ड्स होते थे, वो उनको ऑर्डर दे देते थे और उसके बदले जब काम पूरा हो जाता था तो वो लोग उस माल को ले लेते थे और उसके बदले उनको मेहनताना जो होता था वीवर्स को वो दे दिया करते थे. एक बार जो है वीवर्स ने इन लोगों को ना ऑर्डर दिया और ना ही कोई पेमेंट किया पहले का जो भी उनके पास ऑर्डर्स आ गए थे. तो ये लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने हमला कर दिया किसके घरों पे, बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके घरों में हमला कर दिया. उनके घर को तहस नहस कर दिया, एलिगेंट विंडोज़ पेन वगैरह सब तोड़ दिया और बहुत सारा जो क्लॉथ का सप्लाईज उनके गोदाम में पड़ा हुआ था उसको फाड़ फूड़ दिया. इस वजह से जो है कॉन्ट्रैक्टर जो है वो भाग गया अपने फैमिली के साथ नियर बाय विलेज में, नेबरहुड के विलेज में, और वहाँ पे शेल्टर लेके रहा. तो उसने जो है वहाँ पे जब वो शेल्टर लेने गया था तो वहाँ के विलेज के लोगों ने भी सोचा कि ये तो हमारे अगेंस्ट रहते हैं कॉन्ट्रैक्टर, तो वहाँ पे भी उसको शेल्टर नहीं मिला. फाइनली वो गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने फिर आर्मी की हेल्प ली और 24 घंटे बाद जब वो अपने गांव लौटा तो उसने उसकी साथ जो आर्मी कंपनी की थी उसने 11 वीवर्स को मार दिया. So this was an example that how the economic hardship और लोगों की जो भूख बढ़ती जा रही थी, लोगों को जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था उसके वजह से रिवॉल्ट कितना ज़्यादा कॉमन हो गया था. और तो और जब लुइस फिलिस को भागना पड़ा, वो वहाँ से चला गया, तो नेशनल असेंबली जो थी उसके जो बाकी लोग थे, जो बाकी बच्चे कुछ जो लीडर थे, उन्होंने नेशनल असेंबली को अपने अंडर अपने कंट्रोल में ले लिया. और हालांकि वो ऑलरेडी इस बात से डरे थे कि जो वीवर्स वगैरह हैं वो उन पे हमला कर सकते हैं, कहीं उनको भी ना सेम फेट को मीट करना पड़े जैसे कि लुइस 16 को मीट करना पड़े. इसलिए उन्होंने बहुत ही ओपन माइंड रखा. उन्होंने कहा कि हम लोग आज से रिपब्लिक है और हम जो है सबको सफरेज देते हैं, हर अडल्ट को सफरेज देते हैं जो भी 21 ईयर्स से ऊपर है. और इसके साथ ही साथ उन्होंने एक और बात का प्रॉमिस किया. उन्होंने कहा कि हम सबको एम्प्लॉयमेंट भी देंगे. सो जो न्यू नेशनल असेंबली लुइस फिलिप्स के जाने के बाद आई थी उसने 2 चीज़ों को प्रॉमिस किया. फर्स्ट थिंग उसने प्रॉमिस किया ग्रांटेड सफरेज टू ऑल द अडल्ट मेल अबव द एज ऑफ 21 एज वेल एज इट प्रॉमिस द राइट टू वर्क. मतलब कि अब कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट से सफ़र नहीं करेगा, सबको हक है वर्क करने का, सबको राइट टू वर्क मिलेगा. So this was all about the topic of hunger, hardship and popular revolt. Now coming to our next topic, that is the 3.3 1848, the revolution of the liberals. So डियर लर्नर्स, एज वी नो कि जब फ्रांस और नियर बाय यूरोप में इन द ईयर्स 1848 में हंगर, इकोनॉमिक हार्डशिप और रिवॉल्ट्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन थे, तो बेचारे पीसेंट्स इसके मैक्सिमम सफ़रर हुआ करते थे. और उसके बाद जो नेक्स्ट सफ़रर होते थे वो मिडिल क्लास होते थे. तो मिडिल क्लास जो एजुकेटेड पर्सन उसमें से होते थे वो कंटिन्यूस कोई ना कोई ज़रिया ढूंढते रहते थे कि कैसे जो है हम लोग कुछ बेटरमेंट कर सकते हैं सोसाइटी का, कैसे इन सब चीज़ों से फ्री हो सकते हैं. तो जब इवेंट्स हो रहे थे फरवरी में 1848 में फ्रांस में हो रहा था कि मतलब कि मोनार्क को हटा दिया गया था, रिपब्लिक कर दिया गया था, उसके बाद सबको यूनिवर्सल मेल सफरेज दे दिया गया था जितने भी 21 ईयर्स के ऊपर थे. तो सेम चीज़ जो है वो यूरोप के बहुत सारे पार्ट्स में भी पता चली.
जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर। पर यहाँ के लोगों को अभी भी इंडिपेंडेंस जैसा कुछ भी नसीब नहीं था। जैसा कि फ्रांस को बहुत सारा रिपब्लिक वगैरह मिल गया था, यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज मिल गया था, राइट टू वर्क मिल गया था, तो ये सब चीज़ें बाकी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, बाकी पार्ट ऑफ द यूरोप में कॉमन नहीं थी। तो वहाँ के भी जो लिबरल मिडिल क्लास होते थे, जो लिबरल मतलब जो फ्रीडम के बारे में सोचते थे, बहुत ही ओपन माइंडेड होते थे, वो कंटिन्यूस इस प्रोसेस में लगे हुए थे कि कैसे उन्हें भी खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाए और उनकी कंट्री जो है वो एक साथ मिलके रहने लगे, एक नेशन स्टेट के तौर पे इटैब्लिश हो जाए। तो उन्होंने बहुत सारे हेल्प लेने की कोशिश की फ्रांस से। फाइनली अपना ऑब्जेक्टिव रखा क्या क्या, कि खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन हो जहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, प्रेस को जो भी सही गलत लगे वो छाप सके, किसी किंग के रूल के अंडर ना चले, और साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी हो। एसोसिएशन मतलब ग्रुप फॉर्म करने का फ्रीडम हो। पहले क्या होता था, फ्रांस में ग्रुप फॉर्म करने का फ्रीडम नहीं होता था। कोई भी लॉयर्स एसोसिएशन, बिजनेस क्लास एसोसिएशन, ये सब फॉर्म करने का लोगों के पास राइट नहीं होता था, क्योंकि किंग सोचते थे कि जब भी एसोसिएशन फॉर्म होगा तो उनकी सत्ता खतरे में पड़ सकती है। So because of this only these demands were very much popular in Europe in the last part of 19th century. So सेम कंडीशन हम पढ़ सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत था किसके साथ, जर्मनी रीजन में भी था। जर्मनी में पॉलिटिकल एसोसिएशन बनने लगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ बनने लगी, और उसके मेंबर्स कौन कौन हुआ करते हैं, उसके मेंबर्स जो हैं वो मिडिल क्लास प्रोफेशनल, बिजनेसमैन और प्रॉस्परस आर्टिशन हुआ करते थे। वो सब टुगेदर होके कहाँ मिलते थे, उस वक्त जर्मनी का जो कैपिटल प्लेस था फ्रैंकफर्ट, वहाँ पे मिलते थे, और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि हम अपने किंग के अगेंस्ट रिवॉल्ट करेंगे और फाइनली जो है अपनी खुद की गवर्नमेंट इटैब्लिश करेंगे। सो फाइनली वो भी लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे थे फ्रांस की तरह, और ये अच्छा दिन एक दिन उनके नसीब में आ ही गया कि जब फ्रांस में जैसे हुआ था वैसे ही उन्होंने भी अपनी नेशनल असेंबली इटैब्लिश कर ली, और किसी और बाहर की कंट्री का इन पर उतना ज़्यादा रूल नहीं रह गया। बाहर के डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनका इन पे कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो गया। फाइनली ऑन द 18 मई ईयर 1848 831 इलेक्टेड पार्टिसिपेंट elected representative marched in the festive procession to take their place in the Frankfurt Parliament. Finally मतलब 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने जो है मार्च किया और वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में अपनी जगह बना लिए। और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट चल कहाँ रहा था, वो चर्च ऑफ सेंट पॉल में बना हुआ था। जैसे पार्लियामेंट एक बिल्डिंग होती है ना, तो उनकी पार्लियामेंट जो बिल्डिंग थी, जो फ्रैंकफर्ट उनकी पार्लियामेंट थी, वो कहाँ पे इटैब्लिश थी, वो चर्च ऑफ सेंट पॉल में इटैब्लिश थी। और उन्होंने खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। उसके साथ ही साथ उन्होंने जो पर्शिया का राजा था, जो उन पे पहले रूल कर रहा था, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, उसको उसकी पावर्स लिमिट कर दी, जैसे कि फ्रांस में हुआ था अर्ली, और कहा कि उसका जो लिमिट है वो सिर्फ इतना ही रहेगा, उसका पावर जो है वो इतना ही रहेगा कि डिसीजन हम लेंगे और फाइनल पेपर्स पे जो बिल्स होंगे उस पर वो साइन कर देगा। पर फ्रेडरिक विलियम फोर्थ इन सब बातों को नहीं माना और उसने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, और उसने कहा क्योंकि मैं पर्शिया का राजा हूँ, क्योंकि वो पहले से ही किस प्लेस का राजा था, पर्शिया का, और वो कहाँ पे भी रूल कर रहा था, पर्शिया के साथ साथ वो जर्मनी में भी रूल कर रहा था। और उसने आसपास के अलग अलग राजाओं को इकट्ठा किया और एक डिसाइड किया कि हम जो है अपने अपने प्लेसेस पे जितनी भी नेशनल असेंबली फॉर्म हो रही है उसको, इलेक्टेड असेंबली फॉर्म जो हो रही है उसको रिजेक्ट करते हैं। तो नेशनल असेंबली फॉर्म तो हो गई थी, पर उसको बहुत ही ज़्यादा ओपोजिशन का सामना करना पड़ रहा था, किससे, राजाओं से और उनकी आर्मी से। तो इसी वजह से
कोई भी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को अपना सपोर्ट नहीं दे रहा था, क्योंकि हर कोई जो है वो राजा से डरा हुआ था, पर्शिया के राजा से, क्योंकि पर्शिया का राजा बहुत ही लंबे टाइम से जर्मनी पे रूल कर रहा था और उसने बहुत ही ज़्यादा अपने पावर्स को एक्सटेंड कर लिया था। तो फाइनली किसी का भी जब सपोर्ट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को नहीं प्रोवाइड हुआ तो एक दिन ऐसा आया कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, उसको डिसबैंड कर दिया गया, उसके ख़त्म कर दिया गया। तो हम ये देख सकते हैं कि पॉलिटिकल राइट्स का जो ट्रांसफ़र होना जो बात थी वो कितना कंट्रोवर्शियल होता था, और इसके साथ ही साथ वुमेन को कोई भी राइट्स नहीं दिया जाता था। Here is a small clip, dear learners, describing the situation in Germany, that how the King Frederick William IV of Persia rejected the proposal of being only a limited member of Frankfurt Parliament. Finally, the Frankfurt Parliament was, however, established in the German Empire, and there were 831 elected representatives in it. Frankfurt Parliament फ्रांस की तरह ही प्रॉपर राइट्स ऑफ द पीपल को नहीं दे रहा था। इसमें वुमेन्स को हक की कोई भी बात नहीं कही जाती थी। वुमेन्स को सिर्फ अपर एरियाज ऑफ गैलरी में ही एंटर करना अलाउ था, और वो नीचे चल रही मीटिंग को सिर्फ और सिर्फ देख सकती थी। ये सब तो हो चुका था जर्मनी में। अब जो है पूरे यूरोप की कंजर्वेटिव फोर्सेस ये बात समझ चुके थे कि अगर उन्हें अपनी कुर्सी बचानी है तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि पूरे यूरोप में जितने भी लिबरल नेशनलिस्ट काम कर रहे हैं, जो हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके, तभी ये लोग उन्हें आराम से रहने देंगे। इसलिए धीरे धीरे इन्होंने अपने अपने प्लेसेस पे थोड़ा बहुत कंसेशन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था लिबरल नेशनलिस्ट को, मतलब कि वहाँ के लोगों को जो फ्रीडम चाहते थे और नेशन का निर्माण करना चाहते थे। इसी का एक एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं कि जो हैम्बर्ग्स के रूलर्स हुआ करते थे, हैम्बर्ग एक तरीके की सेम डायनेस्टी है जैसे कि बार्बन डायनेस्टी थी, और वो हंगरी पे रूल किया करते थे। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी मतलब कि इंडिपेंडेंस दे दिया था हंगरी के पीपल को इन द ईयर 1867 को, और वहाँ के लोगों को फ्री कर दिया था सर्फडम से, जो कि फ्यूडल सिस्टम में जो पीसेंट्स को ज़बरदस्ती काम कराया जाता था और उनको सर्वेंट की तरह रखा जाता था। दैट वाज ओनली द सर्फडम एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट क्लास, एंड द बॉन्डेड लेबर जो बंधुआ मजदूर टाइप होते थे जिनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो है हैब्सबर्ग एम्पायर ने हंगरी में से विड्रॉ कर ली थी, और साथ ही साथ रशिया में भी उनका जो थोड़ा बहुत पार्ट पे कंट्रोल था वहाँ से भी विड्रॉ कर ली थी, क्योंकि इन्होंने सोचा कि यही एक आसान तरीका है कि हम लोग अच्छे से रह सकते हैं। So dear learners, that much was about for the today's lecture, and next part, that is the making of the Germany and Italy, we will continue in our next session. So till then, stay home, stay safe. Don't forget to like, subscribe, share the channel, and also press the bell icon for regular updates. So thank you for watching. Bye bye.